प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज मैं आपके लिए फिजिक्स के मस्ट 55 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और अच्छे लेवल के लिए हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए यह वीडियो आपके लिए जरूरी है। अच्छे अंक लाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें और ध्यान में यह भी रखें कि यह प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैंने 4 विकल्प नहीं दिए हैं। मैंने सभी प्रश्नों का जवाब केवल एक शब्द या एक वाक्य में देने जा रहा हूं, तो ध्यान में रखेंगे। एक तरह से यह मास्टर वीडियो है और फिजिक्स का चुनिंदा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और पूछने का 100%। मैंने फिजिक्स का सभी चैप्टर को ध्यान में रखकर और सभी चैप्टर से मस्ट VVI क्वेश्चन लेकर इस वीडियो में आया हूं। तो मेरा पहला प्रश्न है, यानी पहला चैप्टर भी जान लेते हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इसमें इंग्लिश में इसको हम पढ़ते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका मस्ट VVI प्रश्न है। तो पहला प्रश्न मेरा है कि पहला प्रश्न क्या है फिजिक्स का, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ियों जनरली कोई भी गाड़ी हो उसके साइड मिरर में देखते हैं कि शीशा लगा हुआ रहता है, दर्पण लगा हुआ रहता है। तो उस दर्पण का जो प्रयोग हम करते हैं पीछे के गाड़ी को देखने के लिए, तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका सही जवाब होगा। ऐसे दर्पण को हम अंग्रेजी में मिरर कहते हैं, दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। और दर्पण 3 तरह का होता है। दर्पण 3 तरह का होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और एक यहाँ उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है लेंस की शक्ति या क्षमता, शक्ति या क्षमता दोनों एक ही चीज है, का मात्रक क्या है, नहीं उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर, डायऑप्टर से हम लेंस की क्षमता नापते हैं। ऐसे लेंस क्या है, तो लेंस जो होता है हमारे आँख में भी लेंस है, जो पावर घटता है तो समझेंगे कि कितना डायोप्टर का लेंस लगता है। तो चेक किया जाता है, मेडिकल आई हॉस्पिटल में जाएंगे तो चेक करता है। उसके बाद हमको डायोप्टर के अनुसार बताता है कि आपको कितना पावर का लेंस चाहिए और कौन सा लेंस चाहिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस का चश्मा चाहिए। और कैमरा में भी लेंस लगा हुआ रहता है, जनरली ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या आगे में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी, या पहला यहाँ सूक्ष्मदर्शी की चर्चा करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी 2 शब्द से बना है। सूक्ष्म, सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म मतलब होता है एकदम छोटा, एकदम बिल्कुल छोटा, जो दिख ना सके, बिल्कुल छोटा, छोटा होता है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और दर्शी मतलब देखना, दर्शी मतलब देखना, दर्शी मतलब देखना, यानी बिल्कुल छोटा वस्तु को देखने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब सूक्ष्मदर्शी में भी लेंस लगा हुआ रहता है, तब तो छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। वह कौन लेंस रहता है, तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस रहता है, उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। ध्यान में रखेंगे, उत्तल लेंस। इसे जनरली सभी कैमरा जो होता है, मोबाइल के कैमरा हो चाहे कोई भी कैमरा हो, उसमें उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटा चीज को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं और उसमें उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को हम बनाते हैं। तो फोकस दूरी निकालना है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी R का मान दिया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इसका फोकस को हम F से अगर दर्शाते हैं तो ये नहीं पता है F का मान, तो हम आते हैं यहाँ बनाते हैं। F बराबर होता है R/2। ये रिलेशन है, जब हम दर्पण को हम प्रूफ करेंगे उसमें हम जानेंगे, लेकिन तत्काल ये फार्मूला है, ये सूत्र है कि F बराबर R/2।
अब यहाँ जो है आर का मान है 20 और 2 काट दो, इसको कट करने पर ये 10 हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब होगा 10 सेंटीमीटर, यही सही उत्तर है इसका। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। क्या कहता है, उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग अभी अभी पढ़े हैं थोड़ा देर पहले कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, यानी गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और कैमरा भी है, बहुत सारा चीज है जो उसका प्रयोग। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा 2F पर जब रख देंगे तो इसका जो है प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बनेगा, और वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा बनेगा जब 2F पर रखेंगे तब, यानी F के दुगुना, फोकस दूरी के दुगुना पर रखेंगे तो प्रतिबिंब समान आकार के बनेगा। प्रश्न संख्या 7 है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। समान साइज या समान आकार, प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो या इमेज, किसी भी चीज को इमेज कहाँ बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा वक्रता केंद्र पर, रखने पर अवतल दर्पण में इसका सही जो है प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। ध्यान में रखेंगे, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना वस्तु बनेगा, उतना ही आकार का वस्तु बनेगा। कहाँ रखेंगे वस्तु को, वक्रता केंद्र पर, ध्यान रखेंगे, मस्ट भी आई है। प्रश्न संख्या 8, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका सही जवाब होगा 2 नियम है। 2 नियम है, जानते हैं ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और मतलब आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों जो है एक ही लंब में होता है और एक ही तल पर होता है, दूसरा नियम है। प्रश्न संख्या 9 है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अगर यहाँ हीरा के पूछ देता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा तो 2.42 होता है। प्रश्न संख्या 10, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। एक अभिसारी लेंस होता है, एक अपसारी लेंस होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि अभिसारी रहेगा तो उत्तल लेंस, अगर अपसारी रहता तो अवतल लेंस। अप मतलब फैलाता है, अभी मतलब किसी एक पॉइंट पर केंद्रित हो जाता है। प्रश्न कहता है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, स्नेल के नियम को लिखे। तो स्नेल के नियम क्या होता है। इसका सही जवाब होगा कि म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। यह अनुपात है, यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण का अनुपात को ही हम स्नेल के नियम को लिखते हैं। प्रश्न संख्या 13, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसका न्यूमेरिकल है, इसका भी बनाना पड़ेगा। इसमें फोकस दूरी दे दिया है, फोकस को F मान लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर हो जाता है, और वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को R मानते हैं। तो ये वाट है, यह निकालना है। चलिए बनाते हैं। F इक्वल टू R/2 होता है। तो यहाँ क्रॉस किसका वैल्यू, F का वैल्यू दिया हुआ, F का वैल्यू यहाँ 10 रख देते हैं, R का वैल्यू है कुछ नहीं 2, क्रॉस गुना होगा तो 2 आके इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, R का मान हो जाएगा 20, यानी R बराबर 20 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा।
अगर फोकस दूरी 10 था तो वक्रता त्रिज्या 20 हो गया, अगर फोकस दूरी 20 रहता वक्रता त्रिज्या 40 हो जाता। ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 14, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। 2 मीटर अगर है तो उसका क्या होगा, तो यानी क्षमता निकालना है लेंस का। तो इसका हम ये भी न्यूमेरिकल है, यानी फार्मूला यानी क्षमता। अगर फोकसांतर दिया हुआ एफ के मान दे दिया 2 मीटर, और क्षमता को, लेंस के क्षमता को पावर बोलते हैं, यानी पी से दर्शाते हैं, तो ये वाट, पी इजकल टू 1/f। तो यहाँ f का वैल्यू दे दिया है 2, तो ये हो जाएगा 0.5 डी, यानी डी इसलिए लिखते हैं क्योंकि लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से नापते हैं, तो यही इसका सही जवाब होगा 0। प्रश्न संख्या 15, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। इसका सही जवाब यानी क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या यानी आर का वैल्यू दे दिया है 40 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर। एफ निकालना है, तो यहाँ एफ इजकल टू फार्मूला होता है कि एफ इजकल टू R/2, 40/2 काट दो 20 सेंटीमीटर, यानी फोकसांतर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यही सही इसका जवाब है। एक तरह से मास्टर वीडियो है, ध्यान में रखेंगे। अब जो है चैप्टर नंबर 2 आ गया, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उसी का पार्ट है। इसको अंग्रेजी में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ध्यान देना है। इसका प्रश्न संख्या 15 था, उसमें प्रश्न संख्या 16, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी कोई भी चीज को हम साफ साफ क्लियर कितना दूरी पर देख सकते हैं और कम से कम कितना दूरी पर से साफ साफ देख सकते हैं। इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। अगर आता कि एक स्वस्थ आँख, अगर एक स्वस्थ आँख जो कि बात करता कितनी दूरी तक देख सकता है, कितना दूरी तक, कितनी दूरी तक देख सकता है, तो इसका जवाब अलग हो जाता, यानी अनंत इसका जवाब होता, इन्फिनिटिव दूरी तक देख सकता है। प्रश्न संख्या 17, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि आकाश का रंग नीला किस घटना का परिणाम है। तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल है और 3 हिस्सा जो है जल है, यानी 71% जो है, 71% जो है जल है, और जो है इस पर जो है सूर्य के प्रकाश पड़ता है और वायुमंडल है, बहुत सारा धूलकण है। इस कारण से इसका जो है प्रकीर्णन होता है और जो है से इसका प्रतिबिंब ऊपर बनता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला किस घटना के, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है या उसका परिणाम है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। तो वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है और वह जो है 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है या 3D आकार का होता है। इसमें है श्वेत प्रकाश जो है क्या होता है, श्वेत प्रकाश जो है इसमें है गुजरता है और यह जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का इसको एक पट्टी पर हम प्राप्त कर लेते हैं, इसी को नाम है बैनी पीनाला। शॉर्टकट है बैगनी, नीला, आसमानी, पीला, नारंगी, लाल। तो इसमें कहता है सबसे अधिक किस प्रकाश का विचलन होता है, तो इसका सही सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का। इसका सही जवाब होगा बैगनी।
बैगनी यानी विचलित का मतलब होता है कि दिखाई झिलमिलाहट हो, कम दिखाई देता हो। और लाल रंग का जो है विचलन अधिक होता है, दूर तक अधिक कम होता है। लाल रंग दूर से ही दिखाई देता है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या, ये भी ध्यान रखेंगे कि यह 7 रंगों में व्यक्त होता है जिसको एक स्पेक्ट्रम पर प्राप्त करते हैं, और श्वेत प्रकाश जो है उजला प्रकाश इसमें गुजारते हैं। और यह जो प्रिज्म जो बना होता है, इसमें ये प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 5, 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे, तो 3 और 2 5 गो, यानी 5 गो सतह होता है, 3D डायमेंशनल होता है। प्रश्न संख्या 19, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रकाश का, अभी अभी देखे हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसको कहते हैं, क्योंकि प्रकाश उसमें है जाता है, रंग को कलर बदल देता है, 7 रंग। प्रश्न संख्या आपको आ गया 20, एक लेंस की क्षमता +5D है, यह किस प्रकार का लेंस है? जब यहाँ प्लस की बात किया है कि D यानी डायोप्टर है, यानी लेंस की क्षमता के ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है, और 5D है और प्लस दे दिया है क्षमता को, तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस होगा? तो यह जो है उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर यहाँ प्लस नहीं देता और दे देता -5D, तो यह कौन लेंस होता? तो यहाँ होता अवतल लेंस। गौर से समझिए, समय दीजिए, पढ़ाई है तो समय दीजिए और पढ़िए, देखिए कितना अच्छा लगेगा, कितना तैयारी बेहतर होता है। और कहीं जाइए नहीं, वीडियो के देखिए तो लगातार देखिए और समझिए, कॉपी पेन के साथ बैठिए और लिखते चलिए साथ साथ, ताकि एग्जाम के समय रिवीजन भी करते चलेंगे। पढ़ाई को मजाक में नहीं लेना है। प्रश्न संख्या 21 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र यानी मनुष्य का जो आँख होता है, उसमें कैसा लेंस पाया जाता है? लेंस लगा हुआ था तब तो किसी फोटो बनता है आँख पर, तो आप देख पाते हैं। लेंस, बिना लेंस को कैसे देख पाएंगे? तो यह जो है इसमें उत्तल लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। तो अब यहाँ फिजिक्स का चैप्टर 3 है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ प्रश्न संख्या 22 है, उसमें से VVI चुना गया प्रश्न और सीरियल वाइज लिख दिया गया है ताकि दिक्कत नहीं हो। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो यहाँ विद्युत शक्ति का SI मात्रक पूछ रहा है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक आपको वाट होता है। और सिर्फ शक्ति भी पूछे तब भी वाट, और विद्युत शक्ति भी पूछे तब भी उसका वाट होता है। SI का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, चाहे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है इसका हिंदी। प्रश्न आगे की तरफ बढ़ते हैं, विभव एवं विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका होगा वोल्ट, वोल्ट होगा। विभव पूछे अकेला तब भी या विभवांतर पूछे तब भी, दोनों का वोल्ट ही होता है, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 24, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक ओम होता है, इसका संकेत है ओम का ये। तो ऐसे SI मात्रक का एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, लेकिन इसमें चुनिंदा है, इसमें ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं दिया गया है, और उसमें विकल्प दिया गया है। और वीडियो देखिएगा, सब में क्वेश्चन तरह तरह का VVI है। प्रश्न संख्या 25, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत धारा की बात की है, सॉरी विद्युत हीटर की बात की है, और विद्युत धारा जो है उसमें है ये जो यह क्रिया करता है, यह किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो यह जो है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 26, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो आप जानते हैं कि विद्युत हीटर जो रहता है, जिसमें हम बिजली जोड़ के खाना पीना भी बना लेते हैं, पीना नहीं सॉरी खाना बना लेते हैं, उसमें हम एक कुंडली लपेटा हुआ रहता है, वह जो है एलिमेंट्स का बना होता है, यानी तत्व का बना होता है। वह कौन सी तत्व की बनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा नाइक्रोम का।
इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है, जल्दी से नहीं गलता है, इसलिए इसको हम प्रयोग करते हैं। और यह गर्म होने के बाद लाल कलर का हो जाता है और उष्मा प्राप्त देना शुरू कर देता है, जिस पर हम खाना बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? अचर इट मीन्स कांस्टेंट मान रहता है, नियतांक रहता है। तो किसका मान नियतांक रहता है? तो इसका सही जवाब होगा तापक्रम का। तापक्रम का इसको हम टेम्परेचर भी बोलते हैं। टेम्परेचर इसका जो है फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न संख्या आपको है 28 प्रश्न कहता है, एमीटर को विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? तो यहाँ जवाब आपका सही है कि हम इसको श्रेणी क्रम में, क्या है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में? इसका सही जवाब होगा श्रेणी क्रम में। प्रश्न संख्या अगला है 29, इसका सही जवाब क्या है? विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर यहाँ दिया है, तो यहाँ जो है इसका सही जवाब होगा, एमीटर को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसको हम अभी देखे हैं कि एमीटर को विद्युत परिपथ के में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में, तो उसका हुआ श्रेणी क्रम में। तो ये जो है विद्युत परिपथ को वोल्ट मीटर यहाँ दिया है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। प्रश्न संख्या 30, 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है? तो ये भी एक तरह से न्यूमेरिकल है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट, 1 KW H, तो 1 किलोवाट तो 1000 वाट हो जाएगा, और गुने 1 घंटा है तो 36 सेकेंड हो जाएगा, 3600, तो ये टोटल हो जाएगा। इसको हम ऐसे करेंगे, डेसिमल में बदलने पर 10 के पावर में 3 को 0 हो जाएगा, 1 2 3, और यहाँ 1 2 3, तो 3 3 6, 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। यही इसका सही जवाब है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। प्रश्न संख्या आगे है 31, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो सीधे प्रतिरोध रहता तो ओम हो जाता, लेकिन यहाँ जो है प्रतिरोधकता कहता है, तो इसका सही जवाब होगा ओम मीटर। ओम मीटर, ओम को संकेत में ऐसे कर दीजिए, मीटर को एम से दर्शा दीजिए, यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चाहे आपको दे देगा कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का भी यही मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक दोनों का यही होता है ओम मीटर। प्रश्न संख्या 32, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? यह न्यूमेरिकल है, ध्यान में रखेंगे। तो इसमें दे दिया है प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध को बारी बारी से हम R1 मान लेते हैं, R1 का मान 1 ओम, R2 के मान 2 ओम, R3 का मान 3 को दिया है तो ये 3 ओम। अब जो है इसको कौन क्रम में जोड़ा गया है? बारी बारी से R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 3 ओम मान लिए, और इसको कौन क्रम में जोड़ा गया? तो श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र, जिससे समतुल्य प्रतिरोध निकाले, तो R = R1 जोड़ R2 जोड़ R3, R1 के मान 1, R2 के मान 2, R3 के मान 3, यहाँ दिया हुआ है, इससे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये जोड़ने के बाद 6 ओम पुट जाता है। तो यह समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम, यही सही जवाब है इसका।
तो न्यूमेरिकल था, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, ध्यान रखें। प्रश्न संख्या अगला 33 है कि ओम का नियम किन परिस्थितियों में लागू होता है। जब ओम के नियम के कहेगा कि किस परिस्थिति में लगता है कि ओम के नियम में किसका मान फिक्स रहता है, अचर रहता है, तो जो सही जवाब इसका होगा कि ताप का। ओम का नियम किन परिस्थितियों में लागू होता है, तो तापक्रम नियत रहने पर लागू होता है। जब तापक्रम उसका जो है नियत रहता है, तब उसी स्थिति में हम ओम के नियम को लागू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। प्रश्न है 34, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। तो ये बैटरी जो होता है, कोई भी बैटरी हो, उससे जो हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं वो कैसा होता है, तो यह जो है दिष्ट धारा होता है। कैसा धारा होता है, तो दिष्ट धारा। यह जो है डायरेक्ट करंट यानी डीसी यानी डायरेक्ट करंट हमको देता है बैटरी से, क्योंकि उसमें करंट जमा रहता है। प्रश्न संख्या 35, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी इसका एक समतुल्य प्रतिरोध कहता है बताने के लिए, और 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3। तो कौन क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में होने के लिए अगर श्रेणी में रहता तो R = R1 + R2 + R3। अगर यह समांतर क्रम में है तो इसको हम लिखेंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यही इसका सही जवाब है। अगर यह श्रेणी क्रम में रहता, अगर यही बात श्रेणी क्रम में कहता, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध तब R = R1 जोड़ R2 जोड़ R3 होता। श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम में है। प्रश्न संख्या आगे है 36, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा एम्पियर। इसको ये से हम दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या है आगे 37, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो सरल सेल है, यानी सरल मतलब एकदम बिल्कुल सिंपल सेल को हम कहेंगे। इसका जो है धन ध्रुव यानी पॉजिटिव जो है पोल, वो कौन सी का कार्य है जो करता है, तो यह है कार्बन का छड़। कार्बन की छड़ जो है धन ध्रुव का कार्य करता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है प्रश्न, टॉपिक है चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको अंग्रेजी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी पढ़ना है फिजिक्स में, उससे भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया हूँ। प्रश्न संख्या 38 है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट होता है, उसमें क्या होता है कि एक तार, गर्म तार ठंडा तार के संपर्क में आता है, जिससे बिजली का जो करंट होता है, धारा बहुत एकत्रित हो जाता है, और एकत्रित हो जाने के बाद जो है शॉर्ट सर्किट लगता है, और जो है विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। किसका मान बढ़ जाता है, क्या, तो धारा का मान बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद रखेंगे। सीधे अधिक नहीं, बहुत अधिक, परीक्षा में बहुत सीधे अधिक रहता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 39, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। युक्ति यानी यंत्र को, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस युक्ति को हम क्या कहेंगे। तो इसका सही जवाब होगा जनित्र। जनित्र उसको कहेंगे जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, अंग्रेजी में या जनरेटर इसको बोलते हैं।
गाँव देहात में भी बोलते हैं, जो फंक्शन होता है उसमें जो है लाते हैं, तार जोड़ते हैं, जलाते हैं, फैन चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, विद्युत धारा से जनित रहनी जनरेटर। प्रश्न संख्या 40, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। कौन ऐसा उपकरण है जिससे हम प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करते हैं? इसका सही जवाब होगा डायनेमो। डायनेमो डायनेमो इससे हम प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करते हैं, यानी अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट जो है इससे हम प्राप्त करते हैं। किससे? तो डायनेमो से। ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 41 है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो इसका जो है थोड़ा ट्रिकी रहता है, विद्युत मोटर रहेगा या डायनेमो रहेगा। तो डायनेमो और विद्युत मोटर में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे कि डायनेमो शब्द डी से शुरू होता है, विद्युत जो है इलेक्ट्रिक है वह से शुरू होता है। तो ये जो है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को याद करना है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। याद रखेंगे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बदलता जोड़ देते हैं। अब इसी जगह प्रश्न है वही, इसका उल्टा डिफिनीशन। विद्युत मोटर है तो विद्युत शब्द से शुरू हुआ, डायनेमो है तो यह जो है विद्युत से शुरू नहीं होगा, यह होगा यांत्रिक से। यांत्रिक ऊर्जा कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। यह विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा और विद्युत मोटर और विद्युत ऊर्जा याद रखेंगे, विद्युत से ही शुरू हुआ, लेकिन डायनेमो से क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत शुरू नहीं हुआ। याद रखेंगे, ट्रिक से रखिएगा तो कंफ्यूजन। प्रश्न संख्या अगला है 43, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट, या विद्युत शक्ति भी रहता तब भी वाट ही होता। अगला प्रश्न है 44, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? ऐसे टंगस्टन जो है बिजली के बल्ब में जो होता है अंदर फिलामेंट, वो उसका प्रयोग हम टंगस्टन के रूप में करते हैं। टंगस्टन को प्रयोग हम बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है उसमें हम टंगस्टन का ही प्रयोग करते हैं। ऐसा टंगस्टन का इसलिए करते हैं क्योंकि इसका गलनांक जो है उच्च है, यह जल्दी से नहीं गलता है। तो इसका पूछा है, इसमें जवाब है कि कितना डिग्री ताप पर पिघलता है। तो जब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो जाएगा तो यह पिघल जाएगा। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 45, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? धारा किसको? तो करेंट मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो कौन करेंट? तो विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट मापने की मेजरमेंट को हम आमीटर कहते हैं। आमीटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 46, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? अभी पढ़े हैं कि विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो अमीटर। यहाँ प्रश्न आ गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा एम्पियर, क्योंकि एम्पियर महोदय ने खोज किया था, इसलिए एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। प्रश्न संख्या जो है 47 यानी 47, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो दिष्ट धारा का कुछ स्रोत के नाम हम लिख रहे हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे बैटरियाँ जो होता है, यह जो है डायरेक्ट करंट हमको देता है, दिष्ट धारा होता है। ये हो गया। अगला अगर कहे तो शुष्क सेल जो होता है, सूखा सेल, ये भी डायरेक्ट करंट हमको देता है। एक बटन सेल आता है, बटन सेल भी होता है, इसमें भी एसिटी से बहुत सारा होता है। ये सब जो है दिष्ट धारा के उदाहरण है। ध्यान से प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित
उपकरण का एक उदाहरण लिखे। तो यहाँ जो है विद्युत धारा का बोला है, चुंबकीय प्रभाव शब्द आया है, तो वैसा कौन सा जो है उपकरण जो है उसका उदाहरण लिख के हमको बताइए। तो इसका सही जवाब होगा, उसका उपकरण जो है निम्न है, जैसे जनित्र जो होता है, जनित्र इट मीन्स जनरेटर, जनरेटर। इसका और उपाय है थर्मल पावर, थर्मल पावर प्लांट, यहाँ से भी विद्युत धारा प्राप्त होता है। और यहाँ है कुछ जलीय, जलीय पावर, जलीय पावर स्टेशन इसको कहिए। और सारा होता है, बहुत सारा याद रखेंगे, उतना याद नहीं, लेकिन 3 दे दिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का एक उदाहरण लिखे। तो जनित्र यानी जनरेटर, थर्मल पावर प्लांट, जलीय पावर स्टेशन यानी जल से। तो यहाँ प्रश्न था 49, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। थोड़ा चमकीला पेन से लिखने के कारण जो है ऐसा दिखता होगा स्क्रीन पर, तो ध्यान में रखेंगे, इसको थोड़ा दिक्कत दे रही है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। यह एक तरह का मास्टर वीडियो है। अब यहाँ चैप्टर लास्ट है फिजिक्स का, ऊर्जा के स्रोत पूछ रहा है, थोड़ा चमकीला पेन है। तो ऊर्जा के स्रोत क्या है, इसको अंग्रेजी में सोर्सेस ऑफ एनर्जी इसको बोलेंगे। तो इससे भी कुछ प्रश्न उठाया गया है जो VVI है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या मेरा 50 है, ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, जब हम कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ईंधन क्या है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है और डीजल है, इससे हम ऊर्जा को हम कैसे उत्पन्न करेंगे, तो उसको हम दहन कर देंगे यानी जला देंगे। जलाने पर, जला देंगे यानी दहन कर देंगे तो हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो ईंधन सीधे हम रख देंगे गोईठे चपरी तो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। गोबर गैस से जो हम गैस एक तरह से प्राप्त करते हैं वह बायोगैस का मुख्य घटक है, इसको हम बोल सकते हैं मीथेन, मीथेन बोलेंगे, याद रखेंगे। इसका अनुसूत्र होता है CH4, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 यानी गैस है एक तरह का। प्रश्न संख्या 52, घरों में प्रयुक्त LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है। जो गैस सिलेंडर उपयोग करते हैं गैस, उसका मुख्य घटक क्या है, उसमें क्या मिला हुआ रहता है, तो उसमें जो है मुख्य घटक उसका जो है वह है ब्यूटेन, याद रखेंगे ब्यूटेन। इसका सूत्र होता है ब्यूटेन का C4H10 अनुसूत्र होता है। प्रश्न संख्या 53, कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो कोयला जो है जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्मी ईंधन इसको बोलिए या जीवाश्म ईंधन कहिए, जीवाश्म ईंधन है। यानी जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं, जो हजारों वर्ष लाखों वर्ष पहले कोई घटना घटा था, उसमें जो क्या है कुछ जानवर या पेड़ पौधे नीचे दब गए थे, वही जो है एक ईंधन का रूप लिया, इसलिए उसको हम जीवाश्म यानी जिंदा ईंधन कहते हैं। उसको खन के हम निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन है। इसको हम जो है समाप्त ईंधन भी बोल सकते हैं, एक न एक दिन यह भंडार इसका खत्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, आप कचरा से निपटाने की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं। यानी कचरा जो होता है आसपास में घर के नज़दीक होता है, उसको हम क्या करेंगे कि जो है कचरा को आप कम करने का कौन सा योगदान देंगे कि कचरा कम फैले। तो जो हमारे अंदर जो गलत आदत होगा, वह गलत आदतों को हम क्या करेंगे, गलत आदतें हम जो इस्तेमाल के जो तौर तरीका होगा उसमें हम बदलाव ला देंगे, ताकि हमारा जो है कचरा निपटाने की समस्या में विशेष योगदान हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा कि गलत आदतों एवं इस्तेमाल करने का जो तरीका होगा,
इस्तेमाल के तरीकों में क्या कर देंगे, बदलाव कर देंगे, बदलाव लाकर हम अपना योगदान दे सकते हैं, याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 55 और यह अंतिम प्रश्न है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण बताइए। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का एक स्रोत का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा सौर ऊर्जा। और इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो यह मेरा फिजिक्स का 55 प्रश्न का अंतिम प्रश्न था। और जो है ये सारे प्रश्न जो था आप देखे हैं कितना अच्छा है। एग्जाम की दृष्टि से जो है यह जो है मस्ट वीवीआई है, मस्ट वीवीआई नहीं ट्रिपल वीवीआई कहिए। और इसको एक बार नहीं बार बार देखिए। और यह फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का मास्टर वीडियो है। ऑब्जेक्टिव एक शब्द में दिए हैं लेकिन 4 ऑप्शन रहेगा तब भी आप इसमें से कोई भी प्रश्न पूछेगा और 4 ऑप्शन रहेगा तो आप जवाब ढूंढ लीजिएगा। तो आप जो है यह वीडियो को बार बार देखिए और आप एग्ज़ाम के लिए इसको नोट भी कर ले। वीडियो को पॉज करके यानी रोक रोक कर आप इसमें प्रश्न को एक एक प्रश्न को लिख ले अपने कॉपी में और उसको बार बार पढ़े, याद करे, अच्छे राइटिंग में लिखे, अभ्यास करे प्रश्न को। और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक लावे, टॉप करे अपने स्टेट में। तो आप किसी भी स्टेट के हो, खासकर अगर बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप जो है हमारे वीडियो को या हमारे जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वह उसको हमेशा आप क्या कीजिए कि आप चैनल सब्सक्राइब कर नहीं किए तो कर लीजिए। और इससे पहले जो है अब बहुत सारा वीडियो हम लोड कर दिए हैं, आप देखिए पार्ट वाइज किए हैं। और यह जो है मेरा पार्ट संख्या 18 है। और इस वीडियो को आप देखिए, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि मैं और क्या सुधार करूं और किस तरह का प्रश्न लाऊं ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा मिले। पहले मैं ऑब्जेक्टिव का सीरीज ख़त्म करूंगा, सारा पार्ट बना दूंगा, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। और जो है एग्ज़ाम में आपको मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। और आप कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका दिन शुभ हो।